बहुत अच्छी रेमेडी देने जा रहा हूँ आप सबको, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की किसी डिसीजन को लेने की बहुत दुविधा चल रही है, जिसके कारण बाद में एंजाइटी हो जाती है, उसे बचना है, तो 5 से 10 मिनट आप इस जोन में बैठकर उसका सोचें। सर एक और सवाल है, अगर डिसीजन पावर है ही वीक, यानी कि इनडिसिसिव, डिसीजन लिया नहीं जा रहा, तब हम क्या करें? मुझे मेरा एस्ट्रो चार्ट नहीं पता, मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पता, मुझे वास्तु की डायरेक्शन नहीं पता, क्या कुछ ऐसी जेनरिक चीज़ें हैं जिससे मुझे हेल्प मिले और मैं अपने डिसीजन पावर को थोड़ा सा साउंड या थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकूं? बहुत नकारात्मक सोचता है, बहुत नेगेटिव हो तुम, ये हम बोल देते हैं। यस। तो ये क्या प्लानिटरी होता है या ये बाद में एक्वायर होता है? और एक जो घर होता है, घर में तो सारे जोन बैलेंस होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में आप घर पे बैठ के काम भी करते हो, पूरे परिवार को भी देखते हो, और वहाँ सबसे ज़्यादा आपको सुकून चाहिए। अगर सुकून नहीं मिला तो आप वर्क भी नहीं कर सकते। आप वही मांगो जो आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ लिख दिया और लो जी कार आपके घर पे बरसने लगी, है ना, आपके वो गार्ड आएगा बोलेगा कि सर आपके घर के बाहर कार खड़ी है ब्रांड न्यू। ऐसा नहीं होता। आज का ये पॉडकास्ट आप सबके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इस पॉडकास्ट में कवर किया है ओवर थिंकिंग क्या होती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगर मेरे में नेगेटिव थिंकिंग बहुत है और मैं नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो क्या करें? मेरी डिसीजन पावर अच्छी नहीं है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अपने कॉन्फिडेंस को और कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है? और ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिससे मैं नेम, फेम, रिलेशनशिप को, करियर को सेट कर सकूं। तो इन सभी सवालों को हमने इस पॉडकास्ट में लिया है और ऐसी इजी और प्रैक्टिकल टिप्स हमें आचार्य जी ने बताई हैं जो आप सबके काम आने वाली हैं। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक देखना और अपने कमेंट्स जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे अब नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं, वो भी हमें बताना, ताकि हम उस तरह के गेस्ट को आपके लिए स्पेशली इनवाइट कर सकें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। आचार्य जी, फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट आपका अपना विकास में। थैंक यू अगेन समय देने के लिए। आज मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को वो एंड टू एंड हेल्प मिले कि हमें ओकल्ट कैसे हेल्प कर सकती है। जैसे आजकल आपने एक बड़ा फैंसी वर्ड सुना होगा, उसका नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है डिसीजन मेकिंग पावर पर, निर्णय लेने की क्षमता पर। क्या ओकल्ट साइंस, किसी भी तरह की साइंस, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो, क्या वो बता सकती है इस व्यक्ति में डिसीजन पावर वीक है या स्ट्रांग है? बिल्कुल विकास जी, ओकल्ट साइंस का हर एक फील्ड, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, वो तीनों ही आपको इसमें हेल्प कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपने वास्तु से शुरू करते हैं। जैसे वास्तु में अगर मैं अपने घर की डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसकी अभी आपने एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जो इसकी बात की है, वो है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यस, साउथ ईस्ट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं ना, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वो हमारा जोन ही एंजाइटी का है। अब वो एंजाइटी का जोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जोन में जाते एंजाइटी शुरू हो जाती है, नहीं। अगर वो जोन बैलेंस है तो व्यक्ति एंजाइटी से बचता है। और अगर उस जोन में, उस जोन के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें रखी हुई हैं, अब वो क्या है, एंजाइटी और चर्निंग का जोन है। चर्निंग की चीज़ें घर पे कौन सी होती हैं? मिक्सर ग्राइंडर होता है, ओके, वॉशिंग मशीन होती है। अगर घर में एंजाइटी ज़्यादा है, लगभग सभी घर के जो मेंबर्स हैं उनमें एंजाइटी ज़्यादा रहती है, तो उस जोन में आप ये मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन को रख दीजिए और देखिएगा आप वहाँ पर कि आपके घर में वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो चर्निंग कम होने लगेगी। उस जोन में हम ये रख दें। यस, आप रख दें। और दूसरा, इस जोन के एट्रीब्यूट, हर एक जोन के अगर हम एट्रीब्यूट को समझ जाएंगे ना विकास जी, तो ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। ये जो जोन है वो एंजाइटी का जोन है, चर्निंग का जोन है। ये जोन मंथन का भी है। कैसे है मंथन का? अगर कोई भी कंपनी है, क्या उसमें R&D डिपार्टमेंट होता है? R&D डिपार्टमेंट बेसिकली रिसर्च ही तो करता है। एग्रीड। तो रिसर्च किस चीज़ की करेगा? कोई एक आइडिया आया, हम वास्तव में आइडिया कहाँ से बताते हैं? नॉर्थ ईस्ट से आपको आइडिया आया। अब आपको आइडिया आ गया, आपने उस पर वर्क शुरू किया, तो क्या सारे आइडियाज़ आपके लिए वर्क करेंगे? नो। आपके लिए कौन सा सुटेबल है, तो क्या आपको उसका मंथन करना पड़ेगा? ओके। ये मंथन की जगह वही है।
कोई भी नया आइडिया अगर आता है, अगर हम वहाँ पे बैठ के 5-10 मिनट, अगर आपके मन में बहुत दुविधा चल रही है, एक बहुत अच्छी रेमेडी देने जा रहा हूँ आप सबको, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की किसी डिसीजन को लेने की बहुत दुविधा चल रही है, जिसके कारण बाद में एंजाइटी हो जाती है, उससे बचना है, तो 5 से 10 मिनट आप इस जोन में बैठकर उसका सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अपने आप ही उसका मंथन होने लगेगा और आप एक करेक्ट डिसीजंस तक पहुंच सकते हो। और उस जोन के अकॉर्डिंग, उस जोन में आप मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन को रखते हो तो वैसे भी आपका वो जोन बैलेंस रहता है, अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट से तो विकास जी आइडियाज आते हैं। नहीं, जैसे अभी जो मंथन करना है मुझे वो Yes. नॉर्थ ईस्ट में करना है। नो, नॉर्थ ईस्ट से आपको आइडिया लेना है, ओके वहां से आइडियाज आते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का जितना सशक्त होगा, जितना बैलेंस होगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हर तरीके के आइडियाज फ्लो हो रहे हैं। ओके इस कमरे में भी हर तरीके की फ्रिक्वेंसी फ्लो हो रही है, ठीक है। हर तरीके के आइडियाज हर जगह फ्लो होते हैं। आप कौन सा कैच रखते हो? जैसे रेडियो में अगर मेरे पास सिर्फ एफएम है तो मैं एएम की चीजें नहीं कर पाऊंगा, है ना, एम्पलीट्यूड सही है। मॉड्यूलेशन का नहीं कर पाऊंगा। एफएम की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो कैच होगी ना। ऐसे ही आप अपने घर का अगर नॉर्थ ईस्ट सही रखते हो ना, तो वो जो यूनिवर्सल में जो बहुत सारे आइडियाज फ्लो हो रहे हैं, तो अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास आएंगे। अब वो आइडिया आपके लिए कौन सा बेस्ट है, उसका मंथन करना है, तो उसके लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और अगर एंजाइटी ज़्यादा होती है तो मैंने बताया कि उस जोन में बहुत ज़्यादा नहीं बैठना। एग्जाम्पल समझिए, अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर की किचन आ गई, हम्म किचन का मेरा मतलब है यहाँ बर्नर से है, किचन तो बहुत बड़ी हो सकती है ना, कई ठीक जोन है। ले सकता है। अगर आपके किचन का बर्नर ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपको एंजाइटी होगी ही होगी। और किस एक जो चीज़ में? प्रॉब्लम जो अपने पूरे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, डायबिटीज़। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वहाँ रहने वाले लोगों में डायबिटीज़ होना, बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, कि वहाँ पे डायबिटीज़ हो सकती है। ओके फिर तो यानी कि नए आइडिया आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, यस, और अगर आपको मंथन करना है तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जाकर आप ईस्ट मंथन ऑफ कर साउथ ईस्ट में जाकर आप मंथन मंथन करो। कर ये सकते तो हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें, एस्ट्रोलॉजी से अगर हम जो पूरे 12 हाउसेज होते हैं, 12 हाउस में जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है आप खुद, आप स्वयं, या आपका ये हेड, हेड का ओके। एरिया यहाँ पे एंजाइटी कहाँ होती है? यहीं तो होती है, यहीं से तो ज़्यादा इंसान सोचता है। दूसरा, हम चंद्रमा को देख लेते हैं कि क्या चंद्रमा पर किसी भी और प्लेनेट की कोई बुरी दृष्टि तो नहीं है, जैसे किसी हार्ड प्लेनेट की कोई दृष्टि तो नहीं आ गई जिससे वो मन परेशान। जब मन परेशान तो दिमाग परेशान, तो ओके उससे एंजाइटी का लेवल बढ़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम हिट थ्योरी, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हम हिट थ्योरी को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि किस हाउस पे कौन से प्लेनेट की नेगेटिव हिट जा रही है या पॉजिटिव हिट जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करवाते हैं। ओके थर्ड, अगर मैं न्यूमरोलॉजी से अगर मैं बात करूं, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं पर्सनल ईयर्स। पर्सनल ईयर डिजिट्स तो वही है ना, 1 से लेके 9 तक, है ना। अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो उस पर्सनल ईयर में कोई भी नया काम शुरू करता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसको उसमें आगे ग्रोथ मिल जाएगी। अब अगर किसी का पर्सनल ईयर 8 या 9 आ जाता है, 8 या 9 कोई बुरे नहीं है, लेकिन 8 और 9, 8 क्या करवाता है? 8 बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, क्योंकि वो सैटर्न का होता है। और 8 ही जो आपके जो पुराने जो कर्माज है ना, उनका फल भी देने की पूरी शक्ति रखते हैं। और जो ओके 9 है, आगे आगे जो लास्ट 9 आएगा, फिर से वापस पर्सनली 1 स्टार्ट हो जाएगा 9 के बाद। जो 9 है, जो मंगल का होता है, 9 क्या करता है? पूरा का हिसाब 1 से लेके जो 8 तक आपने जो जो काम किए उन सब का रिवाइंड चलता है, उन सब का हिसाब किताब चलता है, और वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो ऐसे पीरियड में कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए मना किया जाता है। काम करने से मना नहीं किया जाता, काम तो आपको करना ही है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कोई भी नया काम या कोई नया डिसीजन, अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर साल में, एक एग्जाम्पल, किसी का पर्सनल ईयर 9 है, तो क्या कोई वो नया काम शुरू करना चाहता है तो क्या नहीं करने देंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा और बेटर उसका टाइम चूज करेंगे। पर्सनल ईयर के बाद हम पर्सनल मंथ देख लेंगे, पर्सनल डे देख लेंगे। वहाँ जो उसके ड्राइवर मूलांक और भाग्यांक से संबंधित जो पर्सनल मंथ या पर्सनल डे जो बेस्ट आएगा, उसमें उसका कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। और पर्सनल ईयर से मतलब क्या, थोड़ा सा बताएं। यस यस, जैसे किसी का जन्म है 4 जून 1984, 4 जून 1984,
अब अगर मुझे पर्सनल ईयर निकालना है तो ईयर को छोड़ दीजिए, 1984 को आप छोड़ दीजिए। अब जो करंट ईयर चल रहा है दैट इज 2025। तो अब आप पूरी डेट देखिए, 4 जून 2025। इन सब को अगर आप ऐड कर दोगे, एक सिंगल डिजिट में ले आइए, 4 जून 6 10 हो गया, 90 है ना। तो आप 10 हो गया, तो 1 + 0 इज 1, 1। दैट इज पर्सनल ईयर 1। तो इस जातक को अगर कोई नया काम शुरू करना है, उसका पर्सनल ईयर 1 है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा पूरा चेक करना चाहिए। ये एक जेनरिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हर एक की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल जो लिया, उनका मूलांक 4 बनता है और भाग्यांक 5 बनता है। मूलांक का मतलब है कि किसी का भी जो जन्म है किसी न किसी तारीख को हुआ है, उस तारीख को आप सिंगल डिजिट में बदल दीजिए, वो आपका मूलांक हो गया। जैसे अभी इनका 4 जून 1984 था, तो 4 तारीख को हुआ तो इसका मूलांक 4 हो गया। भाग्यांक निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड कर दीजिए। जैसे इसी एग्जाम्पल में 4 + 6 + 1 + 9 + 8 + 4, इन सब को ऐड कर दीजिए, एक सिंगल डिजिट में ले आइए, तो आप चेक करोगे उसका भाग्यांक 5 आ जाएगा। तो 4 और 5 मूलांक एंड भाग्यांक, और इस साल इनका पर्सनल ईयर कौन सा बना, 1, जो भी हमने बात की 2025। तो पर्सनल ईयर 1 बन गया, तो इनके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। अगर वो किसी जॉब में हैं तो वो जॉब में भी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा, मतलब उनको प्रमोशंस मिलने के चांसेस है, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो। ठीक है। और अगर वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी उनके लिए हाँ ही कहा जाएगा, क्योंकि इनका मूलांक और भाग्यांक प्लस पर्सनल ये तीनों ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो नया काम अगर शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क इतना ही है, आपको काम करते रहना है। क्योंकि ऑकल्ट के बारे में बड़ा ही एक नेगेटिव बोला जाता है कि क्या भाग्य बदल दोगे, नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसी कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको आगे की चीज़ें मिलती हैं, डिसाइड होती हैं। सारे पन्ने एग्जैक्टली लिखे नहीं हुए, कुछ लाइनें कोरी छोड़ी हैं। क्या बात है जी विकास जी, बिल्कुल। हम किसी भी व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ओवर थिंकिंग है, उसको हम तीनों मोडालिटी से चेक कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन को देख के। एस्ट्रोलॉजी से भी हम उसको चेक कर सकते हैं, हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको जान के। और न्यूमोलॉजी से उसके पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ से भी हम बता सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति उस पर्टिकुलर साल में, उस पर्टिकुलर समय में क्या एंजाइटी में रहेगा या फिर ओवर थिंकिंग करेगा, ये अच्छा मंथन करेगा। सर, एक और सवाल है, अगर डिसीजन पावर है ही वीक, यानी कि इनडिसिसिव हो, डिसीजन लिया नहीं जा रहा, तब हम क्या करें? मुझे मेरा एस्ट्रो चार्ट नहीं पता, मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पता, मुझे वास्तु की डायरेक्शन नहीं पता, क्या कुछ ऐसी जेनरिक चीज़ें हैं जिससे मुझे हेल्प मिले और मैं अपनी डिसीजन पावर को थोड़ा सा साउंड या थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकूं? बिल्कुल है। अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये सब नहीं है, कोई बात नहीं, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं। प्रश्न कुंडली होती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम चेक कर सकते हैं कि अभी आपको बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उस क्वेश्चन स्पेसिफिक होके हम उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, वास्तु चाहे आपने पूरे घर का करवाया नहीं करवाया कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल में ऐप तो है ना, उससे आपको सिंपली डायरेक्शंस तो पता लगी जाएंगी। अगर डिसीजिव पावर कम हो रही है तो प्लीज़ आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कर लीजिए। आप देखोगे कि आइडियाज़ अच्छे आएंगे। नॉर्थ ईस्ट आपने सही कर लिया और जो उसका मंथन है ईस्ट और साउथ ईस्ट आपने बैलेंस कर लिया, तो वो आपका जो मंथन है वो भी सही होगा, तो डिसीजन अपने आप ही सही होने लग जाएंगे। बाकी वास्तु के अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन बैलेंस करना, उस जोन को, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दशा के साथ दिशा को सही करना बहुत ज़रूरी है। ओके। डिसीजन मेकिंग पुअर होने के बहुत सारे रीजन भी होते हैं, उसमें से एक जो प्रोमिनेंट रीजन है वो है नेगेटिव थिंकिंग। Yes. नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। क्या किसी भी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को बाय बर्थ नकारात्मक सोचने का ही सिस्टम मिला है, या वो एक्वायर, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट से ऐसा हो गया? क्योंकि बहुत आसान है, कहते तू बहुत नकारात्मक सोचता है, बहुत नेगेटिव हो तुम, ये हम बोल देते हैं। Yes. तो ये क्या प्लेनेटरी होता है या ये बाद में एक्वायर होता है? नहीं, दोनों ही होते हैं। अब देखिए प्लेनेटरी कैसे होता है, जो आपका जो बर्थ चार्ट है वो तो फिक्स हो गया ना। वो तो एक तरीके से क्या होता है, जब आप पैदा हुए तो उस समय की जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसकी एक फोटो खींच गई, जिसको आप कहते हो लग्न चार्ट, कि ये मेरी कुंडली है ना। वो तो हमेशा वही रहने वाली है। अगर उसके अंदर जो मून है और राहु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। मून मन का कारक होता है बिल्कुल, लेकिन आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, उसको भी बहुत गवर्न करता है। और अगर उसमें राहु का तड़का लग जाए
तो राहु क्या है, राहु तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिमाग को घुमा देता है। अगर वो पॉजिटिव नहीं, अगर वो नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव घुमाएगा, और अगर पॉजिटिव बैठा है तो 100% वो पॉजिटिव घुमाएगा। आपके पास आइडियाज़ का भरमार होगा। तो हम उसको इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से समझ सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी जो संगत है, वो तो डिपेंड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आसपास संगत अच्छी नहीं है या फिर घर का माहौल ऐसा है, तो उसके लिए वास्तु चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। घर की एनर्जी को भी ऑरा स्कैनिंग के थ्रू चेक किया जा सकता है कि उस घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी या कितनी नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी हम ऑरा को चेक कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव वो है। उसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है ना, तो जेनरिक रेमेडी सबको दे देता हूँ। प्लीज़ यूज़ करो सी सॉल्ट को। रॉक सॉल्ट और जो सफ़ेद नमक होता है वो आपकी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को क्लींस करता है, और जो सी सॉल्ट है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी को, आपकी जो ऊर्जा वाला जो आपका शरीर है उसको वो क्लींस करता है। तो आप उसको नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल के नहाइए। इवन घर पे पोछा भी सी सॉल्ट डाल के लगवाएं। आप देखिए धीरे धीरे वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो है कैसे रिमूव होती है और पॉजिटिव एनर्जी में वो चेंज होती है। एक्सेप्ट थर्सडे। अच्छा, गुरुवार को नहीं करना, नहीं, थर्सडे गुरुवार को नहीं। और घर में अगर आप हो सके तो जिसे हम धुनी बोलते हैं ना, गाय का कंडा लेके उसमें थोड़ा सा घी, है ना, थोड़ा सा आप पीली सरसों, है ना, लौंग और ये सब डाल के, अगर आप घर में जो भी, आपके सभी घरों में कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं, थोड़ा सा उनको फॉलो कीजिए। देखिए कैसे एनर्जी चेंज होती है। वो कभी भी कर सकते हैं? यस, वो आप कभी कर सकते हैं, स्पेशली ट्यूसडे एंड अगर सैटरडे को करते हो, बहुत ही अच्छा है। क्या करना है, क्या क्या डालना है बता सकते हैं उसके अंदर, ताकि घर से नकारात्मकता बाहर चली जाए? बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल सा है। आप एक बड़ा सारा दिया ले लीजिए जो आजकल मार्केट में उपलब्ध भी होता है, जो धुनी करने के लिए होता है। उसमें गाय का जो कंडा होता है, गाय का लीजिए, है ना। स्पेशली मैं आपको ये बोलूँगा, गाय का लेना है और किसी का नहीं। गाय का कंडा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। देसी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर, थोड़ा सा वो डाल दीजिए। और उसके ऊपर अगर हो सके तो गूगल, वो भी डालिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही, ठीक है। और थोड़ी पीली सरसों लीजिए, पहले आप उसको जला लीजिए, है ना। वो जैसे जल गया तो पीली सरसों थोड़ी सी लेके 3 बार उसमें आप डालिए और उसको पूरे घर में घुमाइए। डाल के फिर पूरा घर में यस, उसका जो धुआं है बहुत ज़्यादा वाला नहीं डालना है कि जिससे आपको प्रॉब्लम होने लगे। इतना इतना ही डालना है कि हल्का हल्का सा धुआं है, वो आप पूरे घर में एक एक कोने पे कीजिए। और ऐसा आप थोड़े दिन, मंगलवार शनिवार इस तरीके से आप कुछ टाइम लगातार कीजिए। फिर आप देखिएगा कि जैसे आप घर में आते हैं तो वो जो पहले आपको एक अजीब सा नेगेटिव एनर्जी फील होती थी ना, वो पॉजिटिव ऑरा में कैसे चेंज होता है। ओके, मैं ऑडियंस को बता दूं, मेरा भी पिछले वाले पॉडकास्ट में लाइव ऑरा स्कैनिंग हुआ था। तो अगर आप भी वो चीज़ देखना चाहते हैं तो वो वाला पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, मिस मत करना आप। ओके, तो मतलब अगर मुझे बाय बर्थ मिला है तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं? अगर मेरे पास नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं या मेरे सोचने का तरीका नेगेटिव है तो उसको ठीक किया जा सकता है? द पॉइंट इज बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये चीज़ें। जितना ज़्यादा जिद करो दुनिया बदलो, है ना। ये एक लाइन, बड़ा टैगलाइन बड़ी चली थी। जिद करने से, लेकिन अच्छी चीज़ की जिद करने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, कोई 100% सब कुछ कुछ नहीं होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप ही। अब सिंपल सा है, अगर आप किसी के घर गए, या फिर मैं अपना एग्जांपल ले तो मैं किसी के घर गया, उसने मुझे 2 बार 3 बार 4 बार इग्नोर किया, तो क्या मैं आगे उसके घर जाने की इच्छा रखूंगा? नहीं ना। ऐसे ही आप नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा इग्नोर करके तो देखो। ओके, तो देखो ना, उसका भी तो ईगो हर्ट होगा, वो भी तो हट जाएगी। अच्छा, इन नेगेटिव विचारों से, या नेगेटिव अगर मेरी सोच है या ओवर थिंकिंग ज़्यादा है और या इनडिसिसिव में रहता हूँ, तो जो मैं एज अ ब्रेन स्टूडेंट बता सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट उसके पर्सनैलिटी पे बहुत पड़ता है, उसके कॉन्फिडेंस पे बहुत पड़ता है। तो ओवरऑल उसका पर्सोना बहुत डाउन हो जाता है। तो क्या इसका आपके अकॉर्डिंग उसके ऑरा पे, क्योंकि आप ऑरा स्कैनिंग में, आभा मंडल पे फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आभा मंडल में जो उसका ऑरा है, किसी भी व्यक्ति का जो ऑरा है ना, वो कई फीट तक बड़ा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव रहता है ना, इसका मतलब उसका ऑरा धीरे 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 वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि कहीं पर भी जाएगा ना, तो उसको, अगर वो नेगेटिव ऑरा में ही गया तो वहाँ तो वो लड़ाई करना ही शुरू कर देगा, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होता जा रहा है। और अगर किसी पॉजिटिव की तरफ अगर वो जाता भी है, तो सामने वाला व्यक्ति का अगर ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन कुछ पॉजिटिव है, तो वो उस व्यक्ति को भी इम्पैक्ट करेगा।
उसका जो ऑरा होगा, जो पॉजिटिव वाला है, उसको भी इम्पैक्ट करेगा वो। तो होना क्या चाहिए कि अगर वो ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उसका ऑरा वीक होगा, ऑरा जस्ट लाइक एन इम्यूनिटी, ओके। है ना? इम्यूनिटी वीक है तो कहीं पे भी जाओगे आप पे इम्पैक्ट रहेगा। मतलब खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बजाय मैं कभी आपसे प्रभावित हूँ या फिर कभी आपसे लड़ रहा हूँ, या कभी कोई सामने वाला कोई और आ गया उसने कुछ कहा तो या तो मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करूंगा, है ना, या फिर मैं उससे सीधा लड़ने लग जाऊँ। मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है वही कम हो जाती है। फेयर। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा डीपली समझें, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि जब आप पैदा होते हो तो एक तरह से आपकी फ़ोटो खिंच जाती है कि किस नक्षत्र में आप पैदा हुए या किस डेट पे आप पैदा हुए। मैं अगर वास्तु को साइड में रखूं तो दो चीज़ें अगर मेरी फिक्स हो गई हैं तो मतलब ये हुआ कि कोई अगर गलत डेट्स पे पैदा हो गया है हम्म। तो उसकी ज़िंदगी तो ख़राब है भाई। तो कैसे कहेंगे इसको, मतलब फिर मतलब भगवान बहुत अनफेयर है इस मामले में तो फिर। भगवान बहुत फेयर है। क्यों है? अगर किसी का जन्म, जैसे मैंने अभी बोला कि ठीक है कि वो फोटो खींच गई या फिर कोई किसी डेट को पैदा हुआ है, तो वो न्यूमरोलॉजी में वो डेट्स तो हमेशा रहेंगी ना। हम्म। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका एवरेज डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं। क्यों? हमें इंसान बनाया क्यों है भगवान ने? अगर वो अनफेयर होते तो हमें इंसान ही क्यों बनाया? क्योंकि इंसान ही तो एक ऐसा क्रिएचर है भगवान का जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं सोचने समझने की। वो सिर्फ ये जो बाकी जो जानवर हैं, जंतु हैं, वो जो काम करते हैं उसके अलावा भी तो काम करता है ना इंसान। क्या करता है? सोचने समझने की शक्ति दी है भगवान ने। वो इसीलिए दी है, एक पावर मिली है हमको जिसे हम बोलते हैं फ्री विल। भगवान ने हमको एक फ्री विल दी है कि अब आगे का फ्यूचर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम फिर बता रहे हैं, घटनाओं को नहीं बदला जा सकता, भाग्य नहीं बदल रहे। हम क्या कर रहे हैं, जो आपने पुराने कर्म किए हैं उसका तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। बट अगर मेरे लिखा है कि मेरे अभी एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, अगर मुझे पता पड़ जाए, अगर मुझे पता पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? और मैं सही अगर कर्म करता हूँ, चोट लगेगी निश्चित है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को तो मैं थोड़ा सा कम या ज़्यादा का कोशिश कर सकता हूँ ना। अब जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, एग्जाम्पल लीजिए, क्रिकेट खेल रहा है, एक लेदर की बॉल से सब क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। मत पहनो ना पैड, खेलना तो अच्छा खासा आता है, क्यों पहनते हो? क्यों गार्ड्स लगाते हो? मालूम है ना हम खेलना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो इसीलिए तो लेते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ अगर लग भी जाए गलती से तो उसका इम्पैक्ट उतना ना हो। तो एस्ट्रोलॉजी तो हमेशा कर्म करना ही सिखाता है, ऑकल्ट हमेशा कर्म करना ही सिखाता है। वो सिर्फ ये सिखाता है हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। ओके। मैं एक जगह सुन भी रहा था और वो बता रहे थे व्यक्ति कि उन पे कुछ केसेस होने थे, उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको गाइड किया था कि आप पे कुछ केसेस हो सकते हैं, ऐसा आपके चार्ट बता रहे हैं। तो सॉल्यूशन के रूप में उन्होंने बोला कि आप एक काम को छोटे मोटे केस अपने पे करवा लो। तो उन्होंने अपने चालान कटवा लिए, उसको चालान भरा नहीं तो केस हो गया एक तरह से उन पे। तो यस। ये रेमेडी है या ये कि टोटका है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, हम इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ दैट हाउस। कैसे? जैसे मैंने बताया, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट फिक्स हो गया, लेकिन दशाएं अंतरदशाएं ग्रह तो हमेशा चलते ही रहेंगे ना। वो चलते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में कभी किसी ग्रह की दशा है, कभी किसी की है। तो अगर पर्टिकुलर एक प्लेनेट की आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और वो एक नेगेटिव हाउसेस को दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे आने से पहले ही उस घर को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउसेस जो बोले जाते हैं, हमेशा होते नहीं है, 6, 8 एंड 12 हाउसेस अगर एस्ट्रोलॉजी में एक्टिव हो रहे हैं तो सबसे नेगेटिव बोला जाता है कि अरे ये एक्टिव हो गया तो ये हो जाएगा। उसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, वो फिर कभी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अगर वो एक्टिवेट हो रहे हैं और कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस उनके चार्ट में दिख रही है कि वो बैंकरप्ट या फिर उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं, तो देखो क्या है, अगर हम उन हाउसेस का यूटिलाइजेशन खुद ही कर ले तो बेटर है। क्योंकि जैसे ही वो दशा अंतरदशा आएगी और वो प्लेनेट यानी प्रकृति के थ्रू ही तो करवाता है प्लेनेट, जो प्रकृति अगर उस हाउस को एक्टिवेट करती है ना, तो वो किस इंस्टिंक्ट तक करना है वो बताना किस मुश्किल है। इंटेंस तक करना सॉरी, हाँ, हाँ। किस किस कितनी इंटेंसिटी तक करना है? कितनी इंटेंसिटी तक करना है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति रहम नहीं करती। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 8 एंड 12 हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं तो आदमी बहुत डर जाता है।
तो नॉर्मली अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ तो अरे 8 और 12 एक्टिव हो गया तो ये हो सकता है, क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा पीड़ा का होता है और 12 नंबर तो और भी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, जेल और ये सब चीज़ें उसमें जैसे लिखी गई हैं। अरे भाई उसके और भी तो एस्पेक्ट है। 8 है गुप्त, छुपी हुई जितनी भी चीज़ें हैं। 12 खर्चा है ना, 12 दान भी तो है। तो हम सिंपल से क्या बताते हैं, 8 और 12 की यूटिलाइजेशन खुद ही कर लो ना, गुप्त दान कर दो। ओके, सबसे बढ़िया गुप्त दान एनर्जी को कीजिए। आप लोगों ने रीडायरेक्ट कर दिया। यस, तो आपने क्या किया, उस हाउसेस का यूटिलाइजेशन खुद ही करना शुरू कर दिया। जब आप खुद ही करना शुरू कर दिया, जैसे आपका वो समय आएगा तो नेचर क्या देखेगी, हाउस का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ओके। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो पीड़ा मिलना तय है। तो घटनाएं तो तय थी ना, आप क्या घटना तय थी, आपको 8 एंड 12 की इसे एनर्जी cheat code कह सकते मिलनी। हैं। नो नो, इसे यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस कहेंगे हम, Okay, है ना। चलिए। 8 एंड 12 की एनर्जी को यूटिलाइज करना था। अब वो आप कर रहे हो या नेचर करवाएगी, ये डिपेंड करता है। धोनी का ना एक बहुत फेमस कोट है, आप में टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उस टैलेंट का करोगे क्या? तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कॉन्फिडेंस। तो क्या चार्ट से दिखा जा सकता है कि इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है या नहीं है? पहला, इसी का ही कंसेक्यूटिव दूसरा सवाल, अगर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या उसे बढ़ाया जा सकता है? एज पर ओकल्ट ब्रेन के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ाना है वो तो हम बताते हैं, हम आपके थ्रू जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस को हेल्प करना चाहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या उसे बढ़ाया जा सकता है? यस, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से अगर हम देखते हैं तो अगेन वही हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे, सन को देखेंगे, मार्स को देखेंगे, उनकी पोजीशन को चेक करेंगे और अगर वो किसी तरीके से कमज़ोर स्थिति में है तो उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्थिति में दिख रहे हैं, नेगेटिव हाउसेस में बैठे हैं, तो उनको थोड़ा सा सप्रेस करने जिसको की उसमें ओवर कॉन्फिडेंस देखेंगे। बोलते हैं। यस, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अब बड़ी अगेन वही मैं वास्तु पे फिर जाऊंगा, क्योंकि दशा के साथ दिशा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। घर में रसोई में देसी घी होता है ना, अगर आप उसको साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हो तो आप साउथ में, ऑफ साउथ ईस्ट। यस, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली हनुमान जी की, मंगल देवता की डायरेक्शन है। अगर हम इन चीजों को समझें, और साहस किसका प्रतीक है, मंगल का, है ना। कॉन्फिडेंस, साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जितना आपके घर का सशक्त रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा रहेगा। कभी कभार जो मेरे पास अगर कोई बिजनेस वास्तु के लिए या इंडस्ट्री के लिए आता है ना, इवन कई बार बैंक वाले जो आते हैं, आप देखिए कि उसमें जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, रिकवरी डिपार्टमेंट को अगर आप इस जोन में रखेंगे ना, तो आप देखिए वो कितने अच्छे तरीके से रिकवरी कर सकते हैं। गुंडागर्दी वाली नहीं, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पैसा अपना खुद का मांगने में भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपसे भी मिलते होंगे, मुझसे तो मिलते ही मिलते हैं, कि हमने खुद अपना पैसा किसी को दिया है, वो सामने वाला दे नहीं रहा और वो मांग नहीं पा रहे। हाँ, होता है ऐसा। होता है ना, तो वो जो मांग नहीं पा रहे, तो आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखो, उसको सही करो, सशक्त करो, है ना। उस डायरेक्शन में देसी घी, अगर रसोई है तो वहाँ देसी घी रखिए, पंचमुखी हनुमान जी की आप फोटो लगाइए वहाँ पर, आप देखिए कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आता। अच्छा, मैं भी आज जाके चेक करूँ, मैंने कुछ लोगों से पैसे लेने हैं। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस को हम चार्ट से देख सकते हैं, और अगर हमें टाइम पे पता लग जाए तो उसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। यस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। फेयर इनफ। देखिए, अभी तक जो मुझे मोटे तौर पे समझ में आया कि अगर ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से मेरे डिसीजन बहुत स्लो हो रहे हैं, या मैं इनडिसिसिव हो रहा हूँ, या यूं बोलूँ मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, तो भी मुझे यहाँ से आपसे हेल्प मिल सकती है। यस, दूसरा, अगर मेरे उस इनडिसिसिव होने के पीछे या मेरे लैक ऑफ ग्रोथ के अंदर जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो नेगेटिव थिंकिंग है, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, चाहे वो हम नमक यूज करके करें, यस, या बाकी जब हेल्प ले सकते हैं, या किसी दिशा का ध्यान रखें। और तीसरा हो गया, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं इस कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, अगर मुझे बेसिक चीजें भी समझ में आ जाएं तो। बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं। फिर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, बिल्कुल होता ही होता मैं ना कई बार सोचता हूँ भी हूँ कि इतने पुराने राजा महाराजा हमेशा रहे हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी के समय से देख लो, किसी भी समय, हमेशा उनके साथ एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु जरूर होते थे, है। यस, जो उनको एक बर्ड आई व्यू देते थे। यस, बर्ड आई व्यू का मतलब हुआ कि वो आपसे बेहतर कुछ चीज़ों को देख सकते हैं और उन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए आपको गाइड करते हैं। यस, तो एस्ट्रोलॉजी को या मैं ब्रेन साइंस को मैं सिर्फ हमेशा इस एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ कि यार मेरी लाइफ एक्स स्पीड पे है, अगर मुझे इसे 10x करना है
तो 10x अगर मैं कर सकता तो मैं कर लेता, तो नहीं कर पाया हूँ तो मुझे अब किसी की हेल्प लगेगी, वो है मेंटोरशिप। तो मेंटोरशिप में चाहे वो एस्ट्रोलॉजी आ जाए, चाहे वो बिजनेस कोचेज आ जाए, अलग अलग तरह के कोचेज चाहिए। लेकिन समस्या किस बात की होती है, जब कुछ सो कॉल्ड, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं बहुत ही ब्लंट बोलता हूँ इस मामले में, लोग आते हैं आपको रिश्ता ठीक करना है तो अपने अंडरवियर उठाइए, नॉट लगाइए, ऐसे कीजिए, आपको बोल देते हैं कि आपके नाम में ये श आ गया है, ये तो अब आपका रिलेशनशिप खराब ही रहने वाला है, ज़िंदगी खराब रहने। तो जब इस तरह डराया जाता है ना, तो उसी साइंस से ही विश्वास धीरे-धीरे कम हो जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं जो लोग इनको नहीं मानते वो ज़्यादा सुखी हैं, या उनके घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी अपनी पहले चर्चा चल रही थी ना कि सब कुछ अगर फिक्स ही है तो फिर क्या ज़रूरत है। भगवान ने इसीलिए तो हमें इंसान बनाया कि हमें एक्स्ट्रा बुद्धि दी है। अब उस बुद्धि का यूज़ हम सही तरीके से कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से कर रहे हैं, वो आगे आने वाला टाइम हमारा बताएगा कि हमने जो आज किया है, वो आपको आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि भई आपको उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा। तो गलत क्यों यूज़ करना? अगर किसी के नाम में श है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि शंकर में भी श है, शैलपुत्री माता में भी श है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर लेकिन मैं कहूँगा, अपने नाम को आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बैलेंस ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज़ कीजिए जैसे आपका मूलांक 1 या भाग्यांक 1 आ रहा है और आपका जो नेम है वो 8 पे आ गया। भई 1 और 8 की नहीं बनती, नहीं बनती तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नो, अगेन आप जितना अच्छा कर्म करोगे, सैटर्न, 8 इज़ सैटर्न। सैटर्न क्या है? मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन वो पैसा भी खूब देता है। वो कौन-सा पैसा देता है? स्थायी पैसा, फिक्स। वो आ ओके, गया, वो अब आपका है, ओके। ठीक है? लेकिन वो बहुत मुश्किल से देते हैं, आपसे मेहनत बहुत करवाएँगे। क्यों? क्योंकि 4 नंबर और 8 नंबर सबसे संघर्ष का नंबर ही माना जाता है। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि 4 नंबर सिर्फ़ ये वाला हिस्सा है, तो वो क्रॉल करके चलता है। ओके, 8 नंबर यानी सैटर्न, उनकी एक टाँग में प्रॉब्लम है ना? तो वो धीरे कथा है चलते हैं। हनुमान जी की और हुँ, शनिदेव जी की, जब युद्ध हुआ था, तो वो क्या करते हैं? धीरे-धीरे चलते हैं। तो ओके, इसलिए उनको थोड़ा संघर्ष का नंबर माना जाता है, और 8 की 1 से नहीं बनती, ये पौराणिक कथाओं में सब जगह पे क्लियर है। और इवन अपने सोलर सिस्टम में भी देख लीजिए, सन और सैटर्न की मैक्सिमम दूरी है। क्यों है? वो इसीलिए है ना? ओके, मैक्सिमम दूरी है। एक सन आ गया तो सैटर्न जो है वो डीप फ्रीज है। ओके। डीप फ्रीज है, ठीक है ना? बिल्कुल दोनों अलग। ठंडा ग्रह है, बिल्कुल ऑपोजिट है ना एक दूसरे से। तो वो क्या हो गया? आपने एनर्जी को बैलेंस नहीं किया। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकल जो है ना, या न्यूमरोलॉजी बोलो या वास्तु बोलो, ये सब क्या है? आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है। आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है। काम में वो हेल्प ही करता है। वो हमेशा क्रियमान रहना ही सिखाता है। बस आपको सही डायरेक्शन देता है। आप खोदते जाओ, आपको बोल दिया गया कि यहाँ खजाना है। एक एग्जाम्पल समझो, तो आप वहाँ खोद रहे हो, आपने कुछ टाइम तक खोदा, आपने कहा कोई खजाना नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है वो 11वें फुट पे था, आपने 10 फुट पे वो खोद के छोड़ हुँ, दिया, है ना? तो आपको ये बताया यहाँ है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। एक दूसरा मैंने बताया कि यहाँ खजाना है, डायरेक्शन नहीं बताई। खजाना तो है नॉर्थ में, आप जा रहे हो साउथ में, या खजाना तो है ईस्ट में, आप जा रहे हो वेस्ट में। तो डायरेक्शन गलत होगी ना। डायरेक्शन, इसीलिए मैं बोलता हूँ दशा के साथ साथ दिशा का सही होना बहुत ज़रूरी है। और परफेक्ट। जो आपने राजा महाराजाओं की जो बात की थी, आप देखिए आज भी उनके राजमहल तो है ना, हुँ, आप देखिए उनके वेस्ट डायरेक्शन में आपको खजाना मिलेगा। खजाना इन द सेंस जो उनको जहाँ पे वो रखते थे खजाना। ओके, उनके राजमहल के साउथ वेस्ट में आप डायरेक्शन में चेक करो, शस्त्रागार, जो शस्त्र रखने की जगह वहीं मिलेगी, अच्छा, है ना? आप चेक करो उन राजा का सिंहासन किस दिशा में है, वो साउथ दिशा में है। तो वास्तु भी तो यही कहता है, ब्रांड बनना है, बड़ा बनना है ना? तो साउथ डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो उनका सिंहासन देख लीजिए, वहीं मिलेगा आपको। आप उनके वहाँ के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको हवन कुंड और जितने भी जैसे पूजा पाठ के जो हुँ, क्रियाक्रम जो होते थे ना, वो सारे के सारे वहीं होते हैं। जो वहाँ पे राज दरबार में जो रंगमंच होता था, आप चेक करेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और हम भी व्यक्ति के घर में यही बोलते हैं, अपने घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपनी बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज जो हैं आपकी फैमिली की, है ना, उनकी फोटोज़ वहाँ लगाओ, उसको आप बैलेंस करो, देखो झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। अनावश्यक झगड़े अच्छा, किसी बात को लेके हैं तो वो तो आपको सॉर्ट आउट करना ही करना है। अगेन कोई हुँ, अंधविश्वास नहीं है ये। जो अनावश्यक झगड़े हैं ना, जो अब समझ में नहीं आता थोड़ी देर बाद कि हमने लड़ाई करी क्यों, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। आप देखोगे मैक्सिमम घरों में अगर कहीं जाना है, बाहर पिकनिक पे जाना है या किसी शादी पे जाना है, बेमतलब झगड़ा शुरू हो जाता है।
आप जब बाद में सोचते हो ना, यही समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ, तो उस घर में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी। आप उसको सशक्त रखिए, आप वहाँ पे बच्चों का जो खेलने का जो एरिया है वो बनाइए, स्विमिंग पूल वगैरह, जैसे आप देखोगे किसी होटल में अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है ना, बहुत अच्छा चलता है, लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। और अगर वहाँ पे टॉयलेट आ गया तो आप देखोगे वो वाला होटल नहीं चल पाएगा। या फिर कोई किड्स प्ले जोन है, उनके लिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ टॉयलेट या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बच्चे जाएंगे लेकिन इंजॉय नहीं करेंगे। जब बच्चे इंजॉय नहीं करेंगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप देख लो, राजमहलों में भी देख लो, अपने घरों में भी देख लो, हर एक जगह पे वही तो रूल्स फॉलो होंगे। मतलब कुल मिला के मुझे मोटे तौर पे बात समझ में आ रही, पहले वाले लोग ज़्यादा साइंटिफिक थे, ज़्यादा स्केल करना चाहते थे, एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रांग थी, और यस माइंड वाले थे। तो इसलिए नई साइंस, नई चीज़ों को देखकर हमेशा और एक मेंटोर के साथ रहते थे, ताकि उनको समझ में आता था कि यार ये करना है और ये नहीं करना। और अब हम सो कॉल्ड एजुकेटेड हो गए हैं, तो अब हम अपनी साइंस को जब डाउट करते हैं और उसके डीप पे नहीं जाते हैं, सरफेस लेवल पे जब चेक करते हैं, तो सरफेस पे तो हर जगह गंदगी हो सकती है। वो जब आप हटाते हो तब आपको दिखता है कि पानी साफ है, पानी पीने लायक है, यस गहराई में जब उतरते हो। यस। थैंक यू सर। अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे पास बहुत सवाल आया है, इनफैक्ट मैंने खुद ने भी बहुत बार फील किया है, लाइफ ओके चल रही है, पैसा भी ठीक कमा रहे हैं, फैमिली भी ठीक है, हेल्थ वाइज भी ऐसा कुछ चैलेंज नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से ना सुकून नहीं है, खुशी नहीं महसूस होती, डलनेस महसूस होती है, आई डोंट नो क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं और मैंने खुद ने भी फील किया है। तो ये एग्जैक्टली क्या है? ये एग्जैक्टली है आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यस, जो रिक्रिएशन फन का जोन है। अगर हमें सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं मिल रही, ये एक्चुअल में खुशियों का जोन यही है। ओके। वो अगर बैलेंस है, आप उस जोन में अगर आप सिंपली अगर चेक करो, वो सिंपल सेंटर से आप मोबाइल से चेक कर लीजिए कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या कहीं वहाँ रेड कलर या कोई अग्नि की कोई चीज़ या कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर है तो रिमूव दैट। आप वहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा सकते हो। अगेन जैसे अभी मैंने बताया था, आप अपने परिवार के साथ जो अच्छी अच्छी जो मेमोरीज की जो पिक्स हैं, आप वो लगाइए वहाँ पर। आप जितना अच्छा उस जोन को रखोगे, मतलब आपका फन रिक्रिएशन में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इवन आपका अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूँ तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आप क्या लेके आ रहे हो, विजडम, एक थॉट है ना, एक आइडिया जिसको बोलते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या बताती है, रिक्रिएशन, दोबारा से रीथिंक कि क्या ये मेरे लिए सही है। मंथन। मंथन आगे वाले जोन में आएगा। ओके। अगेन ये रिक्रिएशन कि भैया हमने आइडिया तो ले लिया, अब एक बार टेबल पे बैठते हैं, एक बनाते हैं फ्लो चार्ट कि क्या करना है। ओके। मंथन तो आगे वाले जोन में, जो मैंने ईस्ट और साउथ ईस्ट बताया, कि वो तो ये बताएगा मेरे लिए फ्रूटफुल है भी या नहीं, मैं ये काम करूं या नहीं करूं। और ज्यादा गहराई जिसको हम रिसर्च कहते हैं, वो वाला जोन है। तो एक एक बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इन चीज़ों में, लेकिन आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालता है वो आप देख सकते हैं। भाई हम, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन है, हम तो यस बोलते हैं कि एक न्यूरॉन भी एक्टिव हो गया और उसको वो नेक्स्ट लेवल पे ले गया, तो आपकी लाइफ बहुत स्केल चेंज, करती है, हर तरह से बहुत रॉकेट बन जाती है। यस लेकिन इंटरेस्टिंग कितना है, एक जोन से हमें आइडिया आता है, दूसरे जोन पे जाके हम रीथिंक कर सकते हैं, और तीसरे जोन पे जाके उस पर R&D कर सकते हैं। यस। क्या लेवल है, तो क्या इसीलिए सही तो है। कभी भी इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये जोन। भाई अगर मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री है ना, वो भी इंडस्ट्री एक तरीके से। हॉस्पिटल में कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस किया जाएगा। जैसे मैंने होटल इंडस्ट्री बताया, अगर वहाँ स्विमिंग पूल या फिर जो किड्स जोन प्लेइंग एरिया है, तो उसके लिए कौन से जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बैलेंस करना ज़्यादा जरूरी है ना। और एक जो घर होता है, घर में तो सारे जोन बैलेंस होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में आप घर पे बैठ के काम भी करते हो, पूरे परिवार को भी देखते हो, और वहाँ सबसे ज़्यादा आपको सुकून चाहिए। अगर सुकून नहीं मिला तो आप वर्क भी नहीं कर सकते। अभी ना मेरे घर पे मैं एक वो झूला भी लेके आया हूँ, और मेरे प्लांट्स जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद नॉर्थ ईस्ट पे लगे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन जहाँ तक मुझे याद है, नॉर्थ। तो वो सही है, गलत होगा? बिल्कुल, आप नॉर्थ डायरेक्शन में आप प्लांट्स को लगा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिनरी प्लांट अगर हो, जैसे तुलसी जी हैं, है ना, मीठी नीम है, अब वो लगाते हो तो कोई और प्रॉब्लम झूला ईस्ट की तरफ हो नहीं सकता है। है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, झूला बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक ठाक सा होगा, हाँ, है ना। सिंगल सीट वाला है। हाँ, कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका।
प्लांट्स की बात कर रहे हो आप? नहीं, झूला झूला की बात। नहीं, झूला तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं, आप ईस्ट की तरफ रखिए, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं सर हम, मुझे मैनिफेस्ट करना है या मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है अपने सपनों को अचीव करने के लिए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, करियर में भी चाहिए, रिश्ता भी अच्छा चाहिए, हेल्थ भी अच्छी चाहिए। तो क्या हमें ऑकल्ट साइंस या कुछ पर्टिकुलर नंबर्स या कोई डायरेक्शन हमें हेल्प कर सकती है अच्छा और बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करने में? बिल्कुल कर सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हम उसका व्यक्ति का 11th हाउस देखते हैं, ओके। जिसे हम बोलते हैं इच्छा पूर्ति का जोन, लाभ का जोन, है ना? ताकि इच्छा पूर्ति यानी मैनिफेस्टेशन ना, यही तो मतलब होता है इसका। बिल्कुल सही कोई है। इच्छा की पूर्ति करने के लिए तो इंसान वो करता है। और अगर मैं वास्तु के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन में भी एक पर्टिकुलर, हमारे जो वास्तु में 45 देवताज होते हैं, 45 ओके, एनर्जीज होती हैं, इसको ऐसा समझें। ठीक है। 45 एनर्जीज होती हैं, तो उसमें एक एनर्जी है वरुण देव एनर्जी। वरुण देव है। यस, जो जिनकी डायरेक्शन है वेस्ट। तो अगर मैनिफेस्टेशन के लिए तो हम लोगों को ये गाइड भी करते हैं कि अपने घर के वेस्ट की तरफ, सेंटर से वेस्ट जोन की तरफ, अगर आप एक प्लेन वाइट पेपर या येलो पेपर लिख के लेकर उस पे एक सर्किल ब्लू कलर से आप सर्किल बनाइए। उस सर्किल के अंदर आप अपनी जो भी विश है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। जैसे सपोज कीजिए मुझे नई एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार लेनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम ड्राइविंग माई दिस ब्रांड न्यू कार, प्रेजेंट वाइट टेंस या में। येलो चार्ट लेके, यस, पेपर लेके, ब्लू पेन से सर्कल बनाया उसमें, यस, उसमें लिखा मैंने प्रेजेंट टेंस में। ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी 1 लाख का काम कर रहा हूं और मैं सीधा ही 10 करोड़ की चीज मांग रहा हूं। हमेशा वही डिमांड करनी चाहिए यूनिवर्स से। ये जो वेस्ट डायरेक्शन मैंने बताई है ना, एक्चुअल में यूनिवर्स से कनेक्शन की डायरेक्शन यही है। जैसे ओके। आप कहते हो ना, आपने एक फिल्म में डायलॉग भी सुना होगा कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाती है। तो कायनात के कान कहाँ हैं? अच्छा, यही है काइन। वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा। कायनात यानी कि यूनिवर्स से जो कम्युनिकेशन का जो डायरेक्शन है वो यही है। यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन की ये डायरेक्शन की बात की जाती है। तो वहां पर आप ये लिखो, लेकिन हमेशा ऐसी ही चीज मांगो। इसको बहुत सिंपल तरीके से वो समझ सकते हो ना। आप अपने फादर से कोई चीज अगर मांग रहे हो तो आपको मालूम है ना कि क्या चीज आपको मांगनी चाहिए। ध्यान रखिए, आप अगर अपनी एज से या फिर अपनी, एक वर्ड यूज करूंगा, हैसियत से अगर बहुत ज्यादा मांगते हो तो पिता से क्या मिलेगा? तमाचा। एक ऐसी बात बता रहा हूं मैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसी चीज मांगी जो फादर को लगा कि वास्तव में फ्रूटफुल हो सकती है ये चीज, तो अगर आप थोड़ा सा, फिर वो आपके सामने कंडीशन रखते हैं कि एक छोटा सा काम, मार्क्स इतने अच्छे ले आओ, आपको मिल जाएगी। होता होगा, सबके साथ होता है, सबके तो वो साथ। चीज मिल भी जाती है, लेकिन जो जस्टिफाई चीज होगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये सुनने के बाद लोग बाग कुछ भी उटपटांग लिखने लगेंगे, जो कि गलत है। इसलिए बता रहा हूं, वरुण देव एनर्जी फील्ड का जस्ट अगला जो एनर्जी फील्ड है उसका नाम है असुर, जो यही बताता है, जो मैंने अभी जो वर्ड यूज किया अगेन वो यूज कर रहा हूं, इसे गलत मीनिंग में मत लीजिएगा। हैसियत। हैसियत से यहां पर जो मतलब समझा जाता है वो ये समझा जाता है काबिलियत। हैसियत से ज्यादा मैं अच्छा वर्ड यूज करूंगा, काबिलियत। आप वही मांगो जो आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां लिख दिया और लो जी कार आपके घर पे बरसने लगी, है ना? आपके वो गार्ड आएगा और बोलेगा कि सर आपके घर के बाहर कार खड़ी है ब्रांड न्यू। ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आपको यूनिवर्सल हेल्प मिलेगी, आपको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलने लगेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे मुझे यहाँ से ये हेल्प मिल जाएगी, लेकिन कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। और अगर आप 1 लाख का काम करते हो तो आप मैक्सिमम 10 लाख 1 करोड़ तक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहुंच सकते हो। धीरे धीरे तो ग्रोथ होगी। ये तो है नहीं ना 1 लाख का काम करते हो 1,000 करोड़ पे पहुंच जाओगे। नहीं, पहुंचना चाहो पहुंच जाओ। क्या आप उस लायक उसके हिसाब से काम कर रहे हो? तो आपको यूनिवर्स हेल्प करेगी, अदरवाइज हेल्प नहीं करेगी। तो अगर मुझे मैनिफेस्टेशन करना है तो मुझे आपने डायरेक्शन बता दी कि यूनिवर्स के कान कहाँ पे हैं। यस, तो यानी इसी डायरेक्शन पे मैं अपनी सारी इच्छाएं बता सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं काम भी करने शुरू कर देता हूँ तो मैं प्रोसेस भी इससे समझ सकता हूँ मैं। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना पैसा कमाना है। एक्चुअली मैं मेरी बात करूँ तो मैं अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहता कि यार मुझे इतना ही पैसा कमाना है। हाँ, मुझे ये पता है कि मुझे इस तरह का नाम चाहिए
या इस तरह का मुझे फेम चाहिए, या इस तरह से मुझे लोग मेरे बारे में जाने, तो अगर मैं वो भी लिख दूं वो भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन अगेन आपने वेस्ट डायरेक्शन में वो लिख दिया, जैसे आपने अभी नेम फेम की बात की, लिख दिया। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वेस्ट डायरेक्शन में आपने लिखा, अब यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहती है। कोई आपकी हेल्प तभी कर पाएगा, आपका हाथ पकड़ के खींच पाएगा जब आप भी तो हाथ बढ़ाओगे। सही बात है। तो फिर से वास्तु से चेक करना पड़ेगा विकास जी कि क्या आपके घर के साउथ डायरेक्शन ओके है, जो क्या बताती है, नेम फेम ब्रांड को बताती है, ओके। है ना। आपको वो भी तो ठीक करना पड़ेगा। जब आप वो ठीक करोगे तभी तो यूनिवर्स आपकी बहुत अच्छी और हेल्प करेगी, और उस डायरेक्शन में आपको काम तो करना ही करना है। अब सपोज कीजिए आपने यूनिवर्सल एनर्जीज को ये मैसेज दिया कि मुझे बड़ा नाम और ये सब चाहिए। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी अपने आसपास देखे होंगे जो बड़े थोड़े टाइम में बहुत ऊंचा पहुंचे, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आ गए। हाँ, मतलब देखे हैं बिल्कुल। देखिए मेरे तो अभी एग्जाम्पल भी याद आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक नहीं रहता, है ना। कई सारे एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ चुके हैं। तो अभी वो क्या हुआ एक्चुअल में, आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया, बिल्कुल आपको मिला। अरे घर का साउथ अगर ठीक नहीं है तो आप एक बार तो ऊपर बढ़ जाओगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, एक बार तो ऊपर बढ़ जाओगे। लेकिन साउथ अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो उतनी ही जल्दी नीचे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ब्लेम गेम चला जाएगा, है ना। आपके नाम को खराब करने की पूरी कोशिशें होंगी। तो वो कोशिशें तो कुछ भी कर ले कोई, हमेशा होंगी ही होंगी। लेकिन आप अपने आप को सेफ गार्ड कब करोगे, जब आप अपने घर का साउथ ठीक कर लोगे साथ साथ। अच्छा, अगर मुझे इस तरह से देखना है तो मुझे दोनों डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। यस। जैसे मैं तो मेरा एग्जांपल लेता हूँ, हम एक मिशन चला रहे हैं, उस मिशन का नाम है मिशन सफाई। सफाई स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। और अब इस मिशन के अंदर हमारा पर्पस एक ही है कि स्ट्रेस को अर्ली एज में ही खत्म कर दिया जाए। खत्म करने से मेरा मतलब ये है कि आपके ब्रेन को देखो, नेगेटिविटी कम नहीं हो सकती, डिस्ट्रैक्शन कम नहीं हो सकता मुझे, लेकिन एक बात पता है, ये दिमाग बहुत पावरफुल है। इसको अगर पावरफुल बना दिया, जो आप बोल रहे हो सेफ गार्ड, इसको अगर हमें सेफ गार्ड जितने बेटर से बेटर दे देंगे तो हम उतनी जल्दी बचेंगे इस तरह की समस्याओं से। तो मैं उस लेवल पे काम करना चाहता हूँ, और बहुत मतलब नीश में हम काम कर रहे हैं, और जितनी स्पीड से हम काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे, ताकि आने वाले टाइम पे जो इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन रहा है वर्ल्ड की, या स्ट्रेस कैपिटल बन रहा है, या सुसाइडल कैपिटल बन रहा है, उससे हम बाहर आ सकें और अच्छी तरह ग्रो कर सकें। हम बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा। मेरा यही विज़न है, मैं उसी विज़न पे काम करना चाहता हूँ। नहीं, बहुत ही आपका अच्छा विजन है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में हमारा देश इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचे और आपका मिशन ही सक्सेसफुल हो। अब उसी के आप ही के उसके लिए हाँ, मैं मुझे भी ये वो बताओ चीज़ें करना क्या है। वही मैं बताने जा रहा था कि आपको आपके घर का साउथ डायरेक्शन बिल्कुल सही रखना चाहिए, मतलब सशक्त रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। क्योंकि साउथ डायरेक्शन है, जितना बैलेंस रहेगा उतना ही आपको आपका ब्रांड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बैलेंस से क्या मतलब है यहाँ पे? बैलेंस से मतलब है, जैसे हम कोई भी जो एरिया प्लॉट है या फ्लैट है, घर है, बिजनेस है, उसका पूरा ग्रिड करते हैं। पूरा ग्रिड करने के बाद हम वो देखते हैं कि पूरे हमने उस घर को 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया। ओके। 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर आप जैसे एक रेक्टेंगल देखते हो, रेक्टेंगल में एक बहुत लंबी सारी पट्टी ऐसे, एक ठीक है। प्लॉट है ऐसे लंबा सारा, ठीक है। सेंटर ये आ गया। अब आप देखोगे कि ये वाली जो एरिया ये तो बड़े हैं, लेकिन ये वाला एरिया बहुत छोटा है ना, तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की एनर्जी कम मिलेगी। ओके। इसलिए हमेशा बोला भी जाता है वास्तु में कि भाई 1:2 से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना डिफरेंस चाहिए। नहीं होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई में हाँ, प्लॉट सुना का, है। नहीं तो इम्बैलेंस हो जाता है। स्क्वायर शेप बहुत ही शानदार माना जाता है, क्योंकि उसमें सारे जोन्स की एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है उसको। तो सारे जोन्स का बैलेंस का मतलब ये है कि कोई जोन छोटा, कोई जोन बड़ा। कभी कभार आप देखोगे तो कई प्लॉट में भी पूरा अच्छा सही चल रहा है, लेकिन बीच में ये वाला एरिया कट हो गया, क्यों, किसी और के पास है वो, है ना, या बाहर किसी ने तिरछे दुकान से होते निकाल दी, हैं, तिरछे आड़े हो आड़े गए। तिरछे से तो होते हैं। उनको थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो आप उस जोन से रिलेटेड आपको वो एनर्जीज मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं, क्योंकि है तो पंच तत्व ही ना, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, पंच तत्व ही है। सब सभी जगह पर यही पंच तत्व काम करते हैं, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, आपके घर में भी, इवन भगवान नाम में भी, ये सारे के सारे यही पंच तत्व तो काम करते हैं। उनको अगर हम थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेते हैं, सफलता नहीं, मतलब रुकेगी नहीं सफलता। सफलता कोई रोक नहीं सकता कि सफलता ना मिले। Okay. अब आपने ना कई बार बात करी शनि की, कर्म की। भाग्य तब बढ़ेगा जब कर्म साथ में सपोर्ट करेगा। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है आपको क्या है? जो अगर आप गूगल पे जो सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है,
वो है प्रोकास्टिनेशन। हम तो ब्रेन के अकॉर्डिंग 4 तरह से मानते हैं, प्रोकास्टिनेशन के अलग अलग रीजंस हैं। एज पर ओकुल्ट साइंस आप कैसे देखते हैं इसको? क्या प्रोकास्टिनेशन भी देखा जा सकता है कि इस व्यक्ति को बाय बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोकास्टिनेशन मिला है तो उसको उस तरह की रेमेडी देनी पड़ेगी? एक ने अक्वायर कर लिया या अभी जो फील कर रहा है कि यार लेथार्जिक लग रहा है, मुझे मैं काम ही नहीं कर पा रहा, कि मैं काम को टाल रहा हूँ बार बार, तो दोनों चीज़ों को अलग अलग बताइएगा आप मुझे कि एक बर्थ चार्ट से देख सकते हैं और अगर बर्थ चार्ट से देख लिया, और एक है जिसको ऐसा मिला नहीं था बर्थ चार्ट लेकिन करंट में वो फील कर रहा है प्रोकास्टिनेशन, तो क्या कर सकते हैं? रेमेडी क्या है? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से? पता है काम ये करना है हम्म, और फिर टालना उसको। मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब आप कॉन्शियस हो ये Yes. करना चाहिए। मैं जिम पे नहीं जाऊंगा, जिम एक बहुत ही सिलेक्टिव है, लेकिन Yes. मुझे पता है कि मेरा काम रोज वीडियो बनाने का है, Yes. या मुझे पता है कि मुझे रोज काउंसल करने का है, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग का काम है। इसको हम ये कह सकते हैं कि रूटीन को फॉलो करना, हाँ बिल्कुल। कह सकते हैं ना। हम्म। अब न्यूमरोलॉजी में रूटीन को फॉलो करना मतलब नंबर 4 4 किसी के पास है तो वो रूटीन फॉलो करेगा ऐसा? है। ये उसके लिए अच्छा भी है बुरा भी है। कैसे? 4 राहु है, राहु को बैलेंस रखना है ना, और 4 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक बन रहा है, आपको रूटीन को फॉलो करना ही चाहिए। रूटीन अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी देखो, 4 नंबर को रूटीन बहुत पसंद है, बहुत ही मैनेज्ड है, वो बहुत ही जबरदस्त मैनेज्ड है। अगर आप रूटीन को फॉलो करते हो तो वो आपके लिए क्या देता है? पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो ना। जब आप किसी अपने से बड़े के अकॉर्डिंग चलते हो तो उनकी दृष्टि आप पर कैसी पड़ती है? अच्छी, आशीर्वाद वाली दृष्टि पड़ती है ना। और अगर आप उनके बिल्कुल अपोजिट चलने की कोशिश करते हो तो कैसी दृष्टि पड़ती है? टेढ़ी, जिसको हम बोलते हैं वक्र दृष्टि पड़ रही है, तिरछी दृष्टि। अब इसी को हम एस्ट्रोलॉजी में भी समझ सकते हैं। दिस इज हाउस नंबर 6। ओके। हाउस नंबर 6 किसको बताता है? देखो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। नौकरी को बताएगा, रोग को बताएगा, ऋण ऋण यानी कि आपके कर्जे को बताएगा, शत्रु को बताएगा, बीमारी को बताएगा। अब आपको इस समय कौन सी प्रॉब्लम या किस फेज से गुजर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि भाई 6 नंबर की यूटिलाइजेशन में क्या है। अब मान लो किसी का 6 नंबर हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 6 नंबर के साथ सपोज कीजिए 12 नंबर हाउस एक्टिवेट हो गया, तो फिर उसको कैसे जोड़ के देखा जाएगा? 6 नंबर मतलब बीमारी, 12 नंबर मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि बीमारी से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो आप क्या करो, 6 नंबर की यूटिलाइजेशन शुरू कर दो ना। यूटिलाइजेशन क्या बताया? डिसिप्लिन में आना। डिसिप्लिन में एक रूटीन को फॉलो करना। जैसे आपने बहुत ही अच्छा खुद ही एक एग्जांपल दिया, जिम। जिम ज्वाइन करने से या योगा में जाने से एक रूटीन फॉलो अपने आप होता है। आपको एक अंदर से अपने आप ही हो, क्योंकि आप जब पैसे जमा करा के आओगे तो आपको अपने आप ही वो होगा, अरे मैंने पैसे दिए हुए हैं, मुझे जाना ही जाना है। या फिर वहाँ जाके आपकी एक ऐसे अच्छी संगत बन जाती है ऐसे ऐसे लोगों से, तो आपको भी होता है कि अरे यार उसका फ़ोन आ जाएगा नहीं तो मैं नहीं गया। तो एक रूटीन बन गया। तो रूटीन बन गया इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने 6th हाउस को एक्टिवेट कर लिया। 6th हाउस को एक्टिवेट कर लिया तो फिर उसके बुरे रिजल्ट क्यों मिलेंगे? छोटे मोटे तो सब जगह चलते ही रहते हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ जो नेचर दे सकती थी, आपने उससे तो अपने आप को बचाने की क्या की? प्रार्थना ही तो की। देना नहीं देना उनके हाथ में, लेकिन आपने उसकी यूटिलाइजेशन कर ली, यानी कि आपने अपना कर्म कर लिया। यानी कि चार्ट से देख सकते हैं। जैसे मेरे वाले में तो डेट ऑफ बर्थ में कहीं 4 है ही नहीं, मतलब फिर इसका क्या हुआ? 4 नहीं है तो आपको वेल ऑर्गेनाइज चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चलोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, नहीं चलोगे इसका मतलब क्या हुआ? 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी नहीं है ना। जैसे आपने बोला 4 नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो आपको देख नहीं रहे। जब देख नहीं रहे फिर क्या होगा? आपको अट्रैक्ट भी तो करना है, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी, राहु की एनर्जी बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। मैं कभी भी राहु को सप्रेस करने की कभी कोई चीज़ नहीं बताता, ओके। क्योंकि बिजनेसमैन के लिए राहु वरदान है। अच्छा। सप्रेस करने वाली उनको कभी चीज़ नहीं बताता, उनको पॉजिटिव करने की कोशिश में वो वाले उपाय मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप उनको इस तरीके से मनाओ, है ना, सप्रेस करने के नहीं। क्योंकि बिजनेसमैन का राहु अगर खराब हो गया तो फिर तो क्या ही करेगा कोई, क्योंकि राहु बहुत ज़रूरी है। तो आपको यही करना चाहिए, आपको अपना एक रूटीन हमेशा फॉलो करना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करनी चाहिए। और जब जब आपका पर्सनल ईयर 4 आएगा उस साल में अगर आप ये सब करोगे ना तो 100% ईयर 4 आने का मतलब ही यही है कि राहु ने अब आपके ऊपर वो दृष्टि डाल दी है, आप उनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू तो करो। तो जैसे है मेरा ना, पर्सनल सिस्टमेटिक। ये नहीं है ना, मेरा तो जैसे ये तो 9 चल रहा है तो नो, मेरा 9 तो सबके लिए। जैसे अच्छा। 2025
तो 9 तो सबके लिए। सबके लिए है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ शायद 21 21 फरवरी हाँ है ना, तो अब आप देखोगे 21 फरवरी 2025, अब इन सबको ऐड करोगे तो अब आपका पर्सनल ईयर आ गया 5 पर्सनली 5 आ गया 5 मेरा। आ गया, तो इसका मतलब 2024 आपका पर्सनल ईयर 4 था। तो आप अच्छा जितना सिस्टमेटिक चले होंगे उतना ही 24 आपको, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा है। यस, तो आप जितना सिस्टमेटिक चले होगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, मिला होगा आपको। बहुत और मिला अब है। आपका पर्सनल ईयर 5 आ गया, 5 तो है ही बिजनेस का, ओके तो 5 अब तो है ही 5 और बिजनेस 9 का। जैसे ये 9 चल रहा है अभी, यस, अब क्या इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा? ये तो आपका पर्सनल ईयर 5 है। अब अच्छा कॉम्बिनेशन अगर देखना है तो वो देखना पड़ेगा आपका मूलांक, मूलांक आपका 21 फरवरी बोला ना, तो हम्म 21 यानी कि 3, हम्म आपका 3 आपका मूलांक है। और ये जो साल है वो सबके लिए ही 9 नंबर है, यानी मंगल का साल है। या ये बोलो कि इस साल पे होल्ड किसका है, मंगल का मंगल का। होल्ड है। ओके मंगल क्या है, एग्रेशन, अग्रे साहस, अग्नि, है ना, ठीक है। उसका साल है ये। और आपका मूलांक क्या है, 3। हम्म 3 क्या है, गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति और मंगल में मित्रता है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप है जिसको ओके हम बोलते हैं कैटेगरी ए के हैं ये प्लेनेट सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे ठीक है। सन हो गया, मून हो गया, है ये बृहस्पति हो गया, जुपिटर हो गया, मंगल हो गया, ये सब क्या कैटेगरी ए में है। तो ये क्या आपस में फ्रेंड है। और 3 नंबर किसको बताता है, 3 नंबर बहुत हायर एजुकेशन को बताता है। बाहर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं भाई, जिनका भी 3 है, और 9 क्या बताता है, 9 बताता है उसमें साहस, तो उसमें हिम्मत आ जाएगी, वो उसकी तरफ आगे बढ़ पाएगा, अच्छी जगह पे एडमिशन उसको मिल मिल जाएगा। जाएगा। और 3 नंबर तो आपका कंसल्टेशन का काम है। हम्म कंसल्टेशन में अगर आप बहुत अच्छा, और अगर आप इसको विस्तार करना चाहो तो कर सकती हो, क्योंकि नो नो यानी मंगल, मंगल यानी सेनापति। सेनापति का काम क्या होता है, विस्तार करना, युद्ध जीतना और विस्तार करना। सेनापति 9 नंबर को पैसे से कोई ज्यादा लोभ मोह नहीं है। 9 नंबर को इच्छा रहती है ओनली विस्तार विस्तार करूं, से मैं बड़ा करूं, क्योंकि राजा के लिए काम कर रहा है ना। ओके तो वो क्या कर सकते हैं, 3 नंबर कंसल्टेशन। तो अगर आप अपनी इस फील्ड में आगे जाना चाहो, बहुत अच्छी आपको हेल्प मिल सकती है। टिप यही है सभी के लिए, 9 का साल है, मंगल का साल है, तो मंगल देव यानी हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए, किसी भी रूप में कीजिए, पर जरूर कीजिए। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ चल रहे हैं, फिर हम अगली बार और किसी टॉपिक पर डिटेल में डीप डिस्कशन करेंगे। एक फाइनल वास्तु टिप जो मेरी लाइफ बदल सके, चाहे वो पैसे के मामले में, चाहे रिलेशनशिप के मामले में, चाहे नेम फेम, क्या? बिल्कुल, मैं सभी के लिए बता देता हूँ। आप अगर अपने घर का एंट्रेंस, ठीक है, जो एंट्रेंस होती है वो बैलेंस, घर का किचन और घर की टॉयलेट, ये 3 चीजें जिसने अपने घर की सुधार ली ना, यकीन मानिए उसने अपनी जिंदगी से 60 to 70% प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया। अब प्रॉब्लम्स अगेन सारी कभी दूर नहीं होंगी, काम उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है सपोर्ट सिस्टम मिलने लग जाता है। घर का एंट्रेंस अगर सही रहता है हमारा तो बिल्कुल ठीक रहता है। किचन अगर हमारी सही डायरेक्शन में यानी अग्नि की डायरेक्शन में ही है, बहुत अच्छा रहता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, मैं आपके इस पॉडकास्ट से एक छोटी सी सबको रेमेडी दे देता हूँ। कहीं पर भी अगर आपकी टॉयलेट है तो ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ फोड़ करनी शुरू करोगे। सिर्फ 2 ही डायरेक्शन ऐसी है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर वहाँ टॉयलेट है तो ना तो मेरे पास, ना किसी भी वास्तु वाले के पास, किसी के पास कोई इलाज उसका नहीं है, वो आपको हटाना ही पड़ता है। ये 2 डायरेक्शन सिर्फ ऐसी हैं। बाकी अगर आपका टॉयलेट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपको कुछ नहीं करना, ब्लू कलर की 4 इंची की टेप आती है, उस टेप से आप उनको तीनों तरफ से कवर कर दीजिए, जैसे सबको पिक्चर में दिख जाएगा, ठीक है है। ना। अगर आपका टॉयलेट वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपको गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, उसको व्हाइट कलर की टेप से आप उसको बैलेंस कर दीजिए। अगर आपका टॉयलेट साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहा है तो आप उसको रेड कलर से कर दीजिए, और अगर आपका टॉयलेट ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आ रहा है तो उसे ग्रीन कलर से आप उसको कवर कर दीजिए, ओके बिना तोड़फोड़ के। बस ध्यान ये रखना है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। बाकी किसी भी अगर डायरेक्शन में आता है तो आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। थैंक यू आचार्य जी, आपने बहुत सारे हमारे उन सवालों का जवाब दिया जो हमारी डे टू डे लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।